हम सभी ने कल तक जो भी पढ़ाई की उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स था, ट्रांजिट्स थे यानी गोचर था, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यानी दशा भुक्ति अंतरा, ये सब चीजों की जानकारी हमने समझी। ग्रहों के विषय में हमने समझा, कारक ग्रह, राशियों के गुण तत्व, कृष्णमूर्ति पद्धति, नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के डिविजन्स और सब डिविजन्स, यानी एक तरह से देखा जाए तो राशियों के डिवीजन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों के जो डिवीजन होते हैं वो उपनक्षत्र। ग्रह किस तरह से कहाँ प्लेसमेंट होकर के किस हाउस में केपी भावचलित में जाता है और फिर वो किस नक्षत्र में होने के वजह से कौन से प्लैनेट्स को एक्टिवेट करके उनके राशियों को एक्टिवेट करके वहां के फल देना शुरू करता है। ये हमने कृष्णमूर्ति पद्धति की एडवांस सिस्टम समझी कि उस प्लैनेट का जो सबलॉर्ड होगा उस हिसाब से वो टेस्ट देगा और उसमें सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस का अगर बलवान कार्येश होगा सबलॉर्ड तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ज्यादा दिखाई देते हैं। ये सभी के सामने हमने बातें रखी। कुछ लोगों के मैसेज आए, कुछ हमारे क्लास के लोगों के किसी के फोन भी आए कि भाई आपने जो ये जो जानकारी दी है हमने अपने कुंडली पर अपने बर्थ चार्ट पर लगा करके देखी और ये बिल्कुल दुरुस्त और सही तरह की जानकारी आपने दी, ये गाइडेंस आपका बिल्कुल सही है। यानी कुछ लोगों को उस चीज का अनुभव मिला। इसके बाद हमने स्टडी किए कृष्णमूर्ति पद्धति की प्रश्न कुंडली की सिस्टम और उसमें कुछ घटनाएं जिनके बारे में कोई नियम नहीं बताता, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या फिर चाहे अन्य स्ट्रीम्स हो एस्ट्रोलॉजी की, तो कौन सी घटना किस समय होने की संभावना है, पूरे दिन भर में घटना होनी है, 4 दिन में घटना होनी है, कब होनी है, उसका अंदाजा कृष्णमूर्ति पद्धति की प्रश्न सिस्टम में होता है। जिस तरह से हमने बताया था कि अगर बिजली का सप्लाई कट हो जाए एक्सीडेंटली तो हमें ये मालूम होता है तो किस तरह से देखना है। उसी तरह से गेस्ट हमारे पास आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते आएंगे, अब दिन तो हमें पता नहीं, तो हमारा जो एलएसआरडी होगा उसके अंदर के जो प्लैनेट्स हैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि भाई पहले दिन डिसाइड होगा, बाकी बचे हुए प्लैनेट्स जो हैं वो असेंडेंट के लिए डिसाइड किए जाएंगे, यानी उस दिन का टाइम डिसाइड करने के लिए कि इस दिन पर इतने बज के इतने मिनट पर ये हमारा दोस्त हमारे पास आने वाला है या ये मिलेगा या हमारे घर पे गेस्ट उस समय आएंगे, इसका अंदाजा आ जाता है। दूसरा हमने आपको समझाया था न्यूमरोलॉजी का विषय। अब न्यूमरोलॉजी में भी हमने एक रेलगाड़ी का यानी रेलवे ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, राइट। दूसरा हमने समझाया था प्रोफेशन का विषय कि कृष्णमूर्ति पद्धति से अगर कोई प्रोफेशन के विषय में प्रश्न सिस्टम से हम जानना चाहें, क्योंकि नेटल चार्ट में कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज्यादा ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसके कंक्लूजन तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या नामुमकिन है, असंभव है, तो हमने किस तरह से प्रश्न सिस्टम यूज करनी है कृष्णमूर्ति पद्धति की। और उसमें भी दो तरीके बताए थे कि एक तो उनका प्रश्न अगर किसी स्पेसिफिक विषय को लेकर के है तो डायरेक्ट प्रश्न चार्ट बनेगी, नॉर्मल प्रश्न चार्ट बना भी सकते हैं, या फिर 1 to 249 का कस्प डिवीजन का नंबर लेकर के बना सकते हैं, या फिर अगर उस व्यक्ति के पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो हर ऑप्शन के लिए एक नंबर लेकर के हम वो बना सकते हैं। तो ये तो यहां तक था। अब इस विषय में स्पष्ट रूप से जानकारी देना ये जरूरी है कि हमने उसमें कुछ सिस्टम्स जो बताई थी, कुछ टेक्निक्स ये बताई थी, ये जानना कि ये व्यक्ति हमारे से कब मिलेगा या ये पावर सप्लाई कब वापस होगा शुरू, तो वो जो हमने टेक्निक्स बताई थी वो केवल उस हालत में उपयोग करने के लिए हमने बताई थी ये टेक्निक्स जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है,
आपके पास मोबाइल पर एस्ट्रोसेज नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो ऐसी हालत में व्हेन यू आर अनआर्म्ड, यानी जो सारी चीजें लगती हैं वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप किस तरह से करोगे एक ओवरऑल एवरेज जानकारी लेकर के। उस हालत में इन सबका उपयोग सबसे बेस्ट माना गया है, उसका अनुभव सबसे बेस्ट पाया गया है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि अगर आजकल सब कुछ अवेलेबल है तो फिर ये शॉर्टकट्स क्यों। शॉर्टकट्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर एक के पास मोबाइल में सॉफ्टवेयर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान को तभी नेटवर्क के रेंज में हो जो एस्ट्रोसेज खोल करके कुंडली बना सके, ये भी डेफिनेटली हर समय पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी हम लंबा सफर करते हैं, मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, केरला से दिल्ली के लिए निकले हैं, या दिल्ली से किसी और देश के कोने में जाने के लिए निकले हैं, तो उस समय बीच में नेटवर्क भी गायब हो जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हो सकती है। तो ऐसे हालात में एक छोटी सी चिट्ठी, एक पेन, और ये जो कृष्णमूर्ति पंचांग आपके मोबाइल में हमने दिया है, उसका उपयोग करके आप किस तरह से शॉर्टकट से प्रिडिक्शन कर सकेंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे, रिजल्ट दे पाएंगे। ऐसे सारे परिस्थितियों में आपको ये सारी टेक्निक्स उपयोग में जरूर आएंगी। और हमारा एक और विषय चल रहा था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल बना गया है, क्योंकि राहु केतु की दृष्टियों का विषय था। तो हमने जो अभी आपके सामने चार्ट रखी, उसका संबंध कहीं ना कहीं, हमने ये नहीं कह रहे कि दृष्टियों से है, लेकिन इस चीज का संबंध राहु केतु से है। तो उसको स्टडी करने के समय आप जरूर गौर से स्टडी कीजिएगा, ध्यान से, ताकि आपको वो सारी चीजें बराबर से समझ में आए। और इससे ज्यादा जानकारी देना यानी आपको तो वो बात ही और हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से प्रिडिक्शन करना चाहिए। खैर, अब ये जो पूरी नक्षत्र सिस्टम है, ये एक्चुअली देखा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पहले जन्म में आई है। हम कृष्णमूर्ति पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अब बात कर रहे हैं नवतारा पद्धति की। नवतारा पद्धति वो इसके लिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप देखोगे तो पहले 4 राशियों में 9 ही नक्षत्र हैं, उसके बाद फिर अगली राशियों में 9 ही हैं, और उसके बाद फिर अगली 4 राशियों में फिर 9 हैं। तो उन्हें 27 यानी 9 इंटू 3, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27। तो उस समय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पहले भी इसे नवतारा पद्धति नाम दिया गया था। उसमें कुछ और भी चीजें हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति उसका एक प्रोग्रेशन है, और काफी सारे हमारे ऐसे सारे ग्रंथ थे जो ये जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता, इन्होंने खत्म कर दिया, और कृष्णमूर्ति जी ने उसके ऊपर साहस करके, काफी सारी मेहनत करके और उस सभी को रिकंस्ट्रक्ट किया। तो ऐसे कृष्णमूर्ति जी को तो हमारा शत शत नमन है कि जिन्होंने हमारी खोई हुई जो सारे पर्ल्स थे, जेम्स थे, वो दोबारा हमें प्राप्त करने में मदद की। इतने सूक्ष्म पद्धति से हम ये सब समझ पा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। अब लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन हम जो प्रेडिक्शन करते हैं वो वैदिक में, साथ में कृष्णमूर्ति पद्धति लेके, नवतारा पद्धति लेके और बीएनएम भृगु नाड़ी को लेकर के हम प्रिडिक्ट करते हैं। और उसके लिए ही हम जो मास्टर्स कोर्स आगे शुरू करने वाले हैं वो इसीलिए है कि किस तरह से ये चारों अलाइन किए जाए, एस्ट्रो वास्तु का कैसे उपयोग हो, एस्ट्रो हेल्थ का किस तरह से उपयोग हो। लेकिन वो सब अपनी जगह पर चलता रहेगा। राहु के बारे में तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बच गए हैं केतु। तो केतु ग्रह भी एक छाया ग्रह है। हम जो जानकारी दे रहे हैं वो जैसे जैसे लिखनी हो कृपया करके लिख ले। केतु की देखा गया तो काल स्वर्ग की पूंछ माना गया है केतु को। केतु इज हेडलेस, यानी गर्दन के सिवा धड़।
क्योंकि गर्दन, सर, ये राहु को माना गया है, तो केतु को पूंछ माना गया है। कई लोग केतु को हनुमान जी की पूंछ से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि माता सीता को लंका से निकालने के लिए जब हनुमान जी लंका गए थे, तो जिस तरह से उन्होंने लंका को आग लगाई थी, तो कितनी बड़ी पूंछ हो गई थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो केतु की दो खासियतें हैं। एक तो केतु इज एडरलेस, ऐसे भी आपको प्रचिति मिलेगी, और दूसरा केतु इज द एंड, यानी कोई भी ग्रह की महादशा हो या अंतरदशा हो और वो केतु के नक्षत्र में हो, तो केतु एक्टिवेट होने से उस पीरियड में, उस सब पीरियड में काफी सारी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आती है। केतु को धर्म का भी प्रतीक माना गया है। आपके घर के कहीं आसपास अगर कोई बड़ा मंदिर हो या छोटा भी मंदिर हो, लेकिन उसका जो भगवा ध्वज है वो एक बहुत ही ज्यादा हाइट पर हो, तो वो केतु है। आपको मास्टर्स कोर्स में हमारे सर्विस में मिलेगा कि किस तरह से दिशाएं देखी जाती है, और कुंडली में मालूम हो जाता है, दिख जाता है कि इस व्यक्ति के घर के किस दिशा में मंदिर होगा, और वहां पर आपको भगवा ध्वज लहराता हुआ एक ऊंची जगह पर दिखाई देगा। केतु को केपी एस्ट्रोलॉजी में धर्म का प्रतीक माना गया है। ऑकल्ट साइंसेज इज ऑल्सो केतु। धर्म की जो विद्याएं हैं, धार्मिक विद्याएं या विधियां, इनका भी संबंध केतु से आता है। दूसरी चीज आप एक और नोट कर लें कि मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर यानी डीबीए, दशा भुक्ति या अंतरा चल रही है, जिसमें केतु एक्टिवेटेड है, यानी ये जो तीन हमने बताया, दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड या अंतरा लॉर्ड, ये तीनों में से कोई भी रनिंग दशा या भुक्ति लॉर्ड या अंतरा लॉर्ड, ये तीनों में से कोई भी ग्रह अगर केतु के नक्षत्र में है और आपने उस दिन चेक्स की साड़ी पहनी है या चेक्स की शर्ट पहनी है या टी शर्ट पहनी है, और उस समय अगर आपको किसी भी तरह का लॉस आ रहा है या आपका नुकसान हो रहा है किसी भी तरह से, या आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका केतु आपके लिए नेगेटिव काम कर रहा है। और उसी समय से आप ये चेक्स की साड़ी हो, चेक्स की सलवार कमीज हो, चेक्स की टी शर्ट हो या शर्ट हो, आप पहनना तुरंत बंद कर दें। चेक्स समझ में आ रहे हैं ना आपको? चेक्स यानी यस सर, समझ गया। Yes, स्क्वायर sir. स्क्वायर जो होते हैं Stripes. शर्ट में, टी शर्ट में, Stripes. स्ट्राइप्स, क्रॉस स्ट्राइप्स जो होते हैं, तो उसमें चेक्स हो जाते हैं स्क्वायर, या फिर काजू Rectangle. कतली शेप के Rectangle. जो ये बन जाते हैं, राइट, रेक्टेंगल का, ये उसे हाँ। चेक्स कहा जाता है। तो उसे आपने तुरंत डिसकंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन केतु की एक खास बात, सबसे खास बात यह है कि मान लीजिए कि अगर केतु आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो उसे दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन राहु के विषय में इस बारे में कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। आप अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं राहु का संबंध अगर 12th हाउस से हो, 9th हाउस से हो, 8th हाउस से हो, यानी 12वें स्थान से, 9वें स्थान से या 8वें स्थान से, या फिर तीसरे स्थान से, और जिस किसी ग्रह की दशा भुक्ति अंतरा चलती हो और वो राहु के माफ कीजिए केतु के नक्षत्र में हो, तो ऐसे सारे समय पर ये जो हमने पोजीशन बताई, इसमें हो सकता है कि वो डीबीए का कोई लॉर्ड हो और केतु के नक्षत्र में बैठा हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे सारे पीरियड्स या सब पीरियड्स में
कहीं ना कहीं ऑकल्ट या धार्मिक कार्य का कहीं ना कहीं आपको प्रचिति मिलेगी, इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी किसी न किसी तरीके से, या तो ऑकल्ट साइड से या फिर धार्मिक कार्यों से। और केतु कहीं ना कहीं ये पाया गया है, देखा गया है, अगर केतु बुरा हो तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के किसी न किसी काम में ब्रेक लगा देता है। अब ब्रेक क्या है कि प्रोफेशन है, जॉब पे हो तो जॉब जा सकती है, ठीक है। अगर केतु का एजुकेशन में। संबंध हमारे किसी फैमिली मेंबर से आता है, मान लीजिए कि वो XYZ घर से है जहां पर से हमारा फैमिली मेंबर देखा जाता है कोई ना कोई, उसे प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है अचानक। केतु के रिजल्ट्स आपको ज्यादातर अचानक मिलेंगे। केतु इज नॉट इल्यूजन, राहु इज इल्यूजन। केतु इज रूट, जड़। जिसका केतु एक्टिव होगा वो व्यक्ति अगर झूठ बोले, नॉनवेज खाए या अधर्म का काम करे या धर्म के खिलाफ काम करे तो उसे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने 100 नहीं 1,01,000% गारंटीड हैं। राहु आपको खींचता है, राहु और केतु आपको छोड़ता है। राहु अगर एक्टिव हो किसी भी दशा भुक्ति या अंतरा की वजह से तो राहु एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग, खींचने की उसकी प्रवृत्ति है। केतु की ऐसी है कि नेकी कर और कुएं में डाल, दरिया में डाल। अगर आपने उस तरह से नहीं किया तो जो काम आपने किया है उसका रिजल्ट आपको कभी नहीं आएगा अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे तो। केतु एक्टिव हो उस समय आपने कार्य करके छोड़ देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, अपने आप आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यानी जो काम आपका नहीं होने वाला हो लेकिन अच्छे और सही इंटेंशन से अगर आपने कार्य किया तो नहीं होने वाले कार्य भी सिर्फ आपके अच्छे इंटेंशन की वजह से, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से वो पार हो जाते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं, उसका रिजल्ट आप तक आ जाता है। दैट इज केतु। केतु का संबंध कहीं ना कहीं अगर फोर्थ हाउस से आता हो, थर्ड हाउस से आता हो, तो उस तरह का आदमी घर लेने के समय अगर बैठा घर लेता है, यानी जिस तरह से छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जमीन के ऊपर बने हुए, तो वो गली के कहीं ना कहीं अंत में या कोने पर लास्ट में मकान वो व्यक्ति लेगा या उसका मकान आपको वहीं पाया जाएगा क्योंकि उसकी केतु की ये पोजीशन एक्टिव होने की वजह से। सर एक बार वापस रिपीट अगर वो करेंगे? किसी शहर में रहता है तो जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग के उस फ्लोर पर उसका घर कहीं ना कहीं कोने में मिलेगा आपको, एक छोर पर। यानी अगर जमीन पर मकान है तो उस गली के कोने में, अंत में। और अगर बिल्डिंग में मकान है जिस भी फ्लोर पर है, या तो वो लास्ट फ्लोर होगा या तो फिर जिस फ्लोर पर होगा उसमें वो आखिरी मकान होगा या एकदम कोने में लास्ट में होगा। इस तरह की संभावना है। सर मेरा है ये। सर ये मेरा भी यही है सर। मेरे 2 मकान है, दोनों कोने पे हैं और केतु का थर्ड हाउस में ही बैठे हुए हैं केतु। राइट। सर मेरा केतु फोर्थ हाउस में है और अभी मैं फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, यही लास्ट फ्लोर। और ये थोड़ा मतलब साइड में ही आता है, मतलब लिफ्ट के बगल में, ऐसा नहीं कि लिफ्ट के एकदम सामने है। हाँ जी। राहु की अगर पोजीशन एक्टिव हो आपके चार्ट में और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो तो आपके घर में आपका जो वॉशरूम है, बाथरूम है, वो खराब होने लगता है। अगर राहु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, इफेक्ट दे रहा हो, घर के अंदर की जो छत है उसके ऊपर उसके इफेक्ट नजर आते हैं। छत का प्लास्टर लूज होना, स्लैब गिरना या प्लास्टर गिरना,
राहु अगर थर्ड हाउस में हो और अगर उसके परिणाम बुरे आते हो, नेगेटिव इफेक्ट्स हो, तो आपके पड़ोसियों के साथ आपकी अनबन बनी रहेगी, अनबन चलती ही रहेगी। कभी संबंध अच्छे हो जाएंगे, अचानक से संबंध खराब हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद फिर संबंध अच्छे हो जाएंगे, फिर संबंध बिगड़ जाएंगे। राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट, दे आर ऑपोजिट पोल्स। जिस व्यक्ति के फर्स्ट हाउस में आप अगर देखेंगे कि केतु वहां पर उपस्थित है, तो वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है तो व्यक्ति बिल्कुल डिटैच्ड होगा। बेपरवाह नहीं कह रहे हम, डिटैच्ड। बेपरवाह और डिटैच्ड होने में, बेफिक्र और डिटैच्ड होने में बहुत फर्क है। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में राहु होगा तो उस व्यक्ति को अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं तो जितना वो चीजों के पीछे दौड़ेगा, राहु उसे और दौड़ाएगा और अटैचमेंट क्रिएट करेगा। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द हाउसेस। किसी भी घर में ये परिस्थिति हो सकती है। सर अगर पॉजिटिव रहा तो राहु फर्स्ट हाउस में अच्छे परिणाम दे सकता है, राशि लॉर्ड के परिणाम दे सकता है अगर वो उसी राशि में है तो। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे अगर नेगेटिव रहा आपने बताया कि तब वो जिस भी चीज के पीछे दौड़ेगा व्यक्ति वो उसी के पीछे दौड़ता रहेगा। राहु इज इल्यूजन। अगर वो नेगेटिव है तो आपको सक्सेस दे ही नहीं सकता, तो सिर्फ दौड़ा सकता है इल्यूजन के पीछे। जैसे एक डेजर्ट में, रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है दूर से, जिसे ओएसिस कहा जाता है। आप नजदीक जाओ तो वहां कुछ होता ही नहीं, पानी होता ही नहीं, तो परछाई होती है। वही मृत आप तृष्णा जिस वाली बात हो गई सर, मृत तृष्णा वाली बात हो गई ये तो। आप जिस डिस्प्ले को मिराज। देख रहे हो, आप जिस डिस्प्ले को देख रहे हो वो राहु है। आपके टीवी का डिस्प्ले राहु है। आपके मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो राहु है। बदलता है ना हर समय। राहु सर एक्सपेंशन ऑफ डिजायर्स भी है ना। राहु इज वही हमने कहा कि और भगाएगा, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिजायर्स। राहु पॉजिटिव रिजल्ट देने पे आवे तो जिस हाउस से उसका संबंध आता है, उस हाउस के जो भी फीचर्स हो या जो भी गेम्स हो, उन्हें वो एक्सपैंड करता है, बढ़ाता है। हमने ये भी आपको बताया कि केतु इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी क्या? इट ऑल्सो मीन्स फोकस। सर केतु केतु ऑल्सो मीन्स फोकस। केतु मीन्स फोकस। सर केतु के दूसरे प्लैनेट से एस्पेक्टेड होते हैं। सॉरी, दोबारा सर, पूछिए केतु- जरा। सर केतु भी दूसरे प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, मतलब 2 प्लैनेट्स और है उसके साथ। केतु के साथ जी सर। कंजंक्शन में है, 10 या 12 डिग्री के अंदर है। जी सर। हाँ, तो केतु उनका इफेक्ट लेगा, राशि लॉर्ड का भी इफेक्ट लेगा। राशि लॉर्ड जैसे भी काम करेगा और जिन ग्रहों के साथ वो है, देखिए इन्हें छाया ग्रह कहा गया। छाया ग्रह क्या होता है? अभी मान लीजिए कि कोई चीज आपके सामने जलाई गई हो, ठीक है, तो जो चीज जलाई गई हो उसका जो धुआं निकलेगा उसमें स्मेल किस चीज की आएगी? उसी चीज की आएगी ना। अगर आप में कुछ और उसमें मिक्स करोगे तो वो भी आएगी साथ में। तो ये छाया ग्रह क्या है? वही इस वजह ही है, वो चाहे राहु हो चाहे केतु हो, तो प्रॉपर ग्रह तो है ही नहीं ना। दे आर पॉइंट्स इन द एक्लिप्टिक। ये पूरे सिस्टम के अंदर वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमने आपको बताया था कि लाल किताब में जो जानकारी दी गई है कि जिस पॉइंट पर आप अगर देखोगे 2023 में भी जो
ये आने जा रहा है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या 2022 का भी हमने आपको पंचांग शेयर किया है, एफएमआरएस शेयर किया है, उसमें आप अगर इंटरनेट पे तारीखें निकालेंगे, समय निकालेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, चंद्र को ग्रहण कब लगा था, कौन से दिन, कौन से तारीख को, कितने बजे, और राहु को कब लगा था, ये आप दोनों का नोट डाउन कर दीजिए और उसी समय की आप राहु और केतु की पोजीशन देख लीजिए। यानी सूर्य ग्रहण के समय राहु कौन से डिग्रीज पर है और चंद्र ग्रहण के समय केतु कौन से डिग्रीज पर है, आप खुद मान जाएंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत ही सिंपल जानकारियां हैं, और जहां तक इनके एस्पेक्ट्स का सवाल है, ये तो आपको जब आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो वहां पर आपको खुद उसकी प्रचिति मिलेगी, अनुभव मिलेगा कि कौन सा एस्पेक्ट राहु कर रहा है और कौन सा एस्पेक्ट केतु कर रहा है। हमारे कह देने से कुछ नहीं होने वाला, ना रूल हम बना सकते हैं, ना बिगाड़ सकते हैं, ना बदल सकते हैं, लेकिन आपका अनुभव आपको मिलना यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जो अनुभव मिले उस आधार पर हम आपसे कह रहे हैं। तो एस्पेक्ट के विषय में कोई कंट्रोवर्सी न क्रिएट करते हुए, किसी डिस्कशन या डिबेट में न जाते हुए, हमारा आप सभी से निवेदन है कि जब भी आप ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के एनालिसिस करेंगे किसी भी चार्ट पर, तो उस समय अगर राहु डीबीए में कहीं पर हो या डीबीए के वजह से एक्टिव हो, तो राहु के या फिर केतु हो उस जगह पर, डीबीए में या डीबी के प्लैनेट कोई केतु के नक्षत्र में बैठा हो, एक्टिवेट किया हो, उस समय आप केतु की मूवमेंट गोचर जरूर देखिए। आपको कहीं ना कहीं उसका अंदाजा मिलेगा किस हाउस पर उसकी दृष्टि जा रही है, जिस हाउस के सिलसिले में ये इवेंट हुआ था वहां जाना शुरू हुई है या फिर वहां जाना खत्म हो रही थी, यानी वो कस्प जो है कंसर्न वो क्रॉस कर रहा था, उसी हाउस का हो या फिर जहां से उसकी दृष्टि पड़ रही हो, या जहां से उसकी दृष्टि पड़ रही थी खत्म हो जाने वाली हो उस ट्रांजिट के वजह से। तो इस सब की आपको प्रचिति, आपको पूरा पूरा अनुभव प्राप्त होगा। अब राहु अगर सूर्य के साथ हो तो क्या होगा, किसी भी हाउस में हो, राहु क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, राइट? लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब करता है ऐसा नहीं है, इट एक्सपैंड्स, एक्सपेंशन भी करता है। यानी राहु अगर सूर्य वहां पर मैलेफिक है तो उसकी नेगेटिविटी को एक्सपेंशन करने की ताकत राहु में है। ओके, आपके कुंडली में कोई भी ग्रह आपके लिए अगर नेगेटिव है, 8 12th का राशि स्वामी बना हुआ है और बलवान कार्य से 8th और 12th का या 6th और 8th का और नेगेटिव इफेक्ट देने वाला है, उसके साथ अगर राहु बैठा हो और कंजंक्शन में हो तो उन इफेक्ट्स को राहु बढ़ा सकता है। अगर राहु नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके प्रॉब्लम बढ़ाएगा नहीं। जहां तक केतु का सवाल है, केतु एज अ कैपेसिटी टू एंड एवरीथिंग, पॉजिटिव चीज हो या नेगेटिव चीज हो, उसे रोकने की या खत्म करने की केतु के अंदर ताकत है। तो केतु अगर पॉजिटिव है तो वो जो अगर आपकी कोई नेगेटिव प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हों, डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट को दे सकता है। लेकिन अगर केतु खुद पॉजिटिव हो तो नेगेटिव प्लैनेट्स की नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाले प्लैनेट्स को रोक भी सकता है। और अगर केतु खुद मैलेफिक हो तो एक नेगेटिविटी से निकाल करके, यानी एक नेगेटिविटी खत्म करके दूसरे नेगेटिविटी में भी डाल सकता है चेंज। लेकिन अगर केतु खुद पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिविटी खत्म करके और खुद पॉजिटिव होने की वजह से वो नेगेटिविटी खत्म करके और पॉजिटिविटी शुरू कर सकता है, प्रोवाइडेड आप केतु को एडहियर कर रहे हो। हमने आपको बताया कि किस तरह से केतु काम करता है, झूठ बोलना, नॉनवेज खाना,
चीटिंग करना, मिसगाइड करना, मिसलीड करना लोगों को, ये केतु एक्टिव होते हुए इस तरह की कोई भी गतिविधि होगी तो वो अपने ऊपर बूमरैंग होती है। वो इंसान ने ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिंपल तरीके से काम करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल रहना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। राहु के गुण तत्व कुछ ऐसे हैं कि वो जिस भी ग्रह से अलाइंड हो और अगर वो वैसे भी एक्सपेंशन देने वाला है और अगर वो नेगेटिव है तो वो किसी इल्यूजन के पीछे ज्यादा झूठ बोलेगा, ज्यादा मिसलीड करना, ज्यादा गलत काम करना, इस तरह के उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए जी, लेकिन राहु के साथ चंद्रमा। राहु अगर बेनिफिक है तो अगर उस व्यक्ति को किसी ग्रह की वजह से ये सब चीजें आ रही है लेकिन राहु पावरफुल है और बेनिफिक है, उस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उस घर में बैठा हुआ है, तो उन सब चीजों को कंट्रोल में लाने का काम राहु करता है। बोलिए चलिए जी, राकेश राहु जी। के साथ चंद्रमा बैठा हो 9वें भाव में और चंद्रमा की राशि है 9वां भाव कर, तो और डिग्री का डिफरेंस भी 5 डिग्री से कम है, तो 16 के 16 चार्ट में राहु और चंद्र साथ साथ चल रहे हैं। 16 के 16 चार्ट जो होते हैं वैदिक में, डिग्रियां तो किसकी इससे ज्यादा हैं? वैदिक है सर। डिग्रियां किसकी ज्यादा हैं? चंद्रमा की ज्यादा है, पर डिफरेंस 4-5 डिग्री का है, ये तो एकदम पास पास है, तो ग्रहण योग बनाता है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हाँ लेकिन डिग्रियां अगर चंद्रमा की ज्यादा हैं मतलब हाँ, चंद्रमा राहु की क्वालिटीज लेकर के चल रहा है, दोनों अच्छा, एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं ना, हाँ जी। सिंपल सी बात है। तो अब इस ग्रहण तो योग से कैसे बाहर चंद्रमा के अंदर राहु के गुण आ चुके हैं। अच्छा, तो इस ग्रहण योग से बाहर आने का क्या उपाय है सर? ग्रहण योग तो होता है, राहु से चंद्र को ग्रहण योग हो ही नहीं सकता। अच्छा, राहु का ग्रहण सिर्फ सूर्य को लगता है, चंद्र को अगर ग्रहण लगता है तो केतु। तो सर सामने सात केतु की सप्तम दृष्टि भी तो आई रही है ना, क्योंकि साथ में 3rd भाव में केतु बैठा है, जो सप्तम दृष्टि से देख रहा है ना, चंद्रमा को भी देख ही रहा है, क्योंकि तो आमने सामने होते हैं एक में। हाँ तो वो केतु का आप बोल सकते हैं कि जब केतु एक्टिव होगा तो चंद्र के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आया, ये आप बोल सकते हो। अच्छा, पर वैदिक वाले तो फिलहाल राहु के फिलहाल लिए। फिलहाल तो जब चंद्र के अंदर राहु के गुण पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि आप पानी में लाल रंग मिलाओगे तो पूरा लाल हो जाता है, हाँ जी, हरा मिलाओगे तो पूरा हरा हो जाएगा, सही है ना। बिल्कुल ठीक है सर। तो जब वो पूरा ही राहु बन चुका है तो उसके ऊपर केतु का नेगेटिव इंपैक्ट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, ठीक है ना। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने सामने रहने के आदी हैं, उन्हें एक दूसरे का कोई हाँ फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। राइट, तो इस तरह की ये राहु और केतु की परिस्थिति है। राहु और केतु ये वक्रीय दिशा में घूमते हैं, यानी ये दिशा उनके लिए नॉर्मल है, हमारे लिए वो वक्रीय है क्योंकि बाकी सब ग्रह उल्टे घूमते हैं राहु और केतु के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी जैसे जिस दिशा में घड़ी के कांटे घूमते हैं उस दिशा में राहु और केतु घूमते हैं, और घड़ी के कांटों के उल्टी दिशा में बाकी सब ग्रह घूमते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? पूछिए। सर अगर राहु के साथ दूसरा ग्रह भी वक्री है और वो दूसरे ग्रह की डिग्री ज्यादा है तो और राहु की कम है, तो क्या वो ग्रह राहु के गुण लेके बढ़ा है आगे? वक्री है तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं राहु बढ़ा है आगे? देखिए, अगर दूसरे ग्रह जो राहु को पास करके और फिर वक्री होकर राहु के पीछे जा रहा है तो ऑलरेडी राहु की वो क्वालिटीज लेकर के बैठा है और वो फिर राहु के पीछे जाए, यानी उसकी राहु की क्वालिटीज बढ़ने वाली है, उसकी जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गई बात? हाँ सर, तो मतलब वो वक्री है अगर दूसरा ग्रह तो भी राहु की एक्सपेंशन बढ़ाएगा वो, राहु की एक्सपेंशन तो राहु की तो एक्सपेंशन बढ़ती रहती है, वो तो छोड़ और दीजिए। बढ़ाएगा।
दूसरे ग्रह में जो टेंडेंसी आ गई है, राहु की क्वालिटीज आ गई है, वो क्वालिटीज लेने के बाद वो सीधा चलते हाँ चलते फिर वक्री होकर राहु के पीछे जा रहा है। ओके, यही आप बता रहे हो ना? मैं बोल रही हूँ जैसे शुक्र है, शुक्र अगर 21 डिग्री का वक्री है और राहु है, राहु अगर 60 डिग्री का वक्री है तो शुक्र मैं शुक्र में आपको एक राहु की क्वालिटी। उदाहरण देते हैं ना, 10 डिग्री के आसपास वो दोनों मिले थे, ठीक है, हाँ और राहु की डिग्रियां कम होती जाएंगी, शुक्र की बढ़ती जाएंगी, बराबर? जी सर। हाँ तो शुक्र की डिग्रियां बढ़ते गई, राहु की कम होती हाँ गई, क्योंकि राहु तो वैसे ही वक्री रहता है। शुक्र एक हाँ हद सर। तक जाकर के और फिर वक्री होके फिर राहु के पीछे जाने लगा, बराबर ना? हाँ तो हमने भी तो वही बताया ना। हाँ सर। हाँ हाँ तो ऑलरेडी राहु की क्वालिटीज लेकर के गया है और फिर राहु के पीछे पड़ा है, यानी उसे और एक्सपेंड होना है और हाँ इल्यूजन के पीछे भागना है। हाँ 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 सर, आ गया समझ में बराबर। तो इस तरह की ये राहु और केतु की परिस्थितियां रहती है। राहु और केतु को एक दूसरे से कोई एलर्जी नहीं है और हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि राहु को काल सर्प का गर्दन या सर या माना गया है और केतु पूंछ है, राइट? तो कोई जानवर अपनी पूंछ को देख करके तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो उसी के बॉडी का अंश है। या मान लीजिए आप खड़े हो तो आप नीचे अगर अपने पैरों को देखोगे तो आपको कोई परिणाम हो जाता है क्या आपके ऊपर? कोई नहीं हो सकता। इसलिए राहु और केतु की एक दूसरे पर जो सातवीं दृष्टि की बात चल रही थी, उसका कोई परिणाम नहीं होता। ठीक है, तो ये थी पूरी राहु केतु की जानकारी। अब इस राहु और केतु के विषय में क्या किसी के कोई सवाल है? एनी क्वेरीज? सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए सर राकेश जी। आपने ये बताया था कि जो केतु अगर डीबीए के अंदर में कोई भी ग्रह केतु के नक्षत्र में है हाँ और उस वक्त चेक के कपड़े पहन रखे हैं और उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको हाँ चेक के कपड़े तुरंत बंद कर देने चाहिए और बिल्कुल उससे उसका नुकसान रुक जाएगा। अगर इसके बिल्कुल। विपरीत अगर चेक के कपड़े पहनने से फायदा हो रहा है तो मतलब चेक के कपड़े ये नक्षत्र तक ही सीमित रहते हैं या मतलब उसको लाइफ लॉन्ग चेक के कपड़े पहन करके के बेनिफिट मिलेंगे अगर अभी फायदा हो अभी रहा है तो रिजल्ट नेगेटिव में? रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं, ये तो सब लॉर्ड आपको बताता ही है। हाँ ठीक बात लेकिन है। अगर आपको वो नेगेटिविटी कम करनी हो तो हमने आपको रास्ता बताया, और क्या है। हाँ कि उसको पहनना बंद कर देता है, ये बता दिया आपने। मैं कह रहा हूँ यस, अगर इसकी विपरीत अगर पॉजिटिव हो तो फिर चेक के कपड़े पहनने से उसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, सीधी बात है ना? और ये मतलब फिर लाइफ लॉन्ग ही चलेगा जब तक केतु के नक्षत्र में वो ग्रह रहेगा, जब तक कि वो इफेक्ट करेंगे चेक के कपड़े। कोई नेटल चार्ट में जो ग्रह केतु के नक्षत्र में, वो आप पूरी जिंदगी नहीं, आप 200 साल बाद भी नहीं चेंज कर सकते हो। और जब हमेशा रहते हैं इसलिए वो उसके लिए चेक के अरे कपड़े इंसान हमेशा मर जाता है, नेटल चार्ट तो वही रहती है ना भाई। अच्छा ठीक है सर। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटल चार्ट, नॉट द ग्रह मतलब गोचर की बात नहीं कर रहे हैं। गोचर की बात ही नहीं हो रही है, हमने गोचर की बात ही नहीं की है, पूरी जानकारी हमने नेटल ठीक के है बारे सर, में दी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ सर राइट, मैं पूछूं? पूछिए। सर राहु पॉजिटिव इफेक्ट लग्न के हिसाब से देखेंगे कि ये वो हाउस में बैठा है वो हिसाब से पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे? देखिए राहु और केतु ये जनरल लेवल पे, वैदिक लेवल पर नेगेटिव ग्रह माने गए हैं, ठीक है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हमने आपको जानकारी दी थी कि वो 3, 6, हाँ 8 या 12 में बैठे हो तो ठीक माने जाते हैं। लेकिन अगर वो पॉजिटिव हाउस में बैठे हो, यानी लग्न में 1, 4, 7, 10, हाँ तो वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं ट्राइन में, 5वें और 9वें में, ठीक है। या ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे पाते। इस तरह की मान्यता वहां पर है। लेकिन आपके केपी सिस्टम के अंदर कोई ग्रह ना पूरी तरह से पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हमने आपको बताया, राइट? हाँ सर। मान लीजिए कि केतु आपके लिए अच्छा है, गुरु केतु के नक्षत्र में बैठा हो, केतु आपके लिए अच्छा है, लेकिन सबलॉर्ड बाधक है या 12वें का बलवान कार्यश है, तो क्या आप गिनोगे? हाँ
तो खर्चे पॉजिटिविटी बढ़ाते खत्म हो गई ना, हाँ पॉजिटिविटी खत्म हो गई ना फिर। हम्म। तो फिर हाँ निशा जी, आप क्या पूछना चाहते थे? मैं ये बोल रही थी कि राहु 7th हाउस में है और सर केतु तो जस्ट अपोजिट ही होता है फर्स्ट हाउस में, तो सर नेगेटिव ही हुई क्या? बिल्कुल 180 डिग्रीज में राहु और केतु होते हैं एक दूसरे से। बोलिए सर नेगेटिव ही हुए क्या सर? मैं कैसे नेगेटिव होंगे, जरूरी थोड़ी ना है। अभी तो हमने वही जानकारी दी ना, ये जो पेरीवाल जी पूछ रही थी, भावना जी। सर 7th हाउस तो सर मैरिज का होता है, 7th हाउस में ही राहु है तो 7th हाउस में केतु आने से कोई जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिविटी आए। सर राहु केतु केतु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है? सर केतु फर्स्ट में और राहु 7th में। राहु की पोजीशन नहीं पूछ रहे हम आपसे। केतु 7th हाउस में, आप मैरिज की बात कर रहे हो, मैरिज की बात कर रहे हैं। सर नहीं सर केतु जी, के केतु फर्स्ट हाउस बता रही है मैडम, ये केतु केतु फर्स्ट हाउस में बता रही है, 7th में। नो प्रॉब्लम, केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, लेकिन केतु के नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है? ठीक कह रहे हैं सर, फल तो नक्षत्र देगा ना। हाँ तो लेकिन मान लीजिए जुपिटर केतु के नक्षत्र में है, लेकिन सबलॉर्ड कौन सा है? तो जी जुपिटर जी, कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ पर हैं? बिल्कुल ठीक, फिर बिल्कुल ठीक। केतु फर्स्ट हाउस के रिजल्ट देगा, फिर केतु का राशि लॉर्ड कौन है, और जो ग्रह केतु के नक्षत्र में है, उसका सब लॉर्ड कौन है, वो देखा जाएगा। दिशा जी, समझ में आई आपको बात? हाँ सर केतु फर्स्ट में ही है तो वो मेष ही होगी राशि। केतु किसी भी हाउस में हुए, हमने आपको क्या बताया, बहुत सिंपल एक प्राइमरी फंड आपको बताया। शनि बैठा है केतु के नक्षत्र में, लेकिन सब लॉर्ड कौन से हाउसेस को लेके चल रहा है, ये देखना है कि नहीं आपने? बोलिए अनीता जी। सर ये वैदिक से देख रहे हैं ना, ये केपी से नहीं देख रही, इनको वैदिक से ही बोल रही हैं ये। नहीं बोल तो रही है, लेकिन हमने क्या बोला कि अगर सूक्ष्म में आपको डिटेल में रिजल्ट समझना है, प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट समझना है, तो इन्होंने ये देखना चाहिए कि केतु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, जी सर, उस समय वो केतु को एक्टिवेट करेगा, यस। और वो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, ये सब लॉट देख करके हम बताएंगे, राइट? सर मैंने तो सर राहु पे पूछा था 7th हाउस में, सर आपने कहा 3 8 उसमें पॉजिटिव होता है, 7th में तो फिर नेगेटिव ही हुआ ना सर? हमने नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप एक बात बताइए, करेज कौन सा हाउस है? करेज हिम्मत, तो करेज कौन सा हाउस है? थर्ड 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 है। तो आप अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में अगर जुपिटर होगा, तो जुपिटर आपको ज्यादा करेज देगा कि थर्ड हाउस में मंगल ज्यादा करेज देगा? जुपिटर। मंगल 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 सर मंगल रेस को उठाने की ताकत कौन देता है? मंगल मंगल जुपिटर तो बैलेंस्ड है, वो तो रिस्क ज्यादा उठाने नहीं देगा, मंगल राइट? तो जुपिटर मंगल मेलेफिक है, राहु मेलेफिक है, केतु मेलेफिक माना गया है, शनि मेलेफिक माना गया है नॉर्मल लेवल पे। तो वो वहां पर वो चीजें हैं। अब 8th हाउस क्या है? 8th हाउस भी आपका रिस्क ही है ना, आपको स्ट्रेस चल रही है, आपको स्ट्रेस को ओवरकम करना है, हिम्मत करके कुछ कदम आपको बढ़ाने हैं आगे, राइट? तो जिस हाउस से नेगेटिव इंपैक्ट आता है, वहां पर अगर इस तरह के ग्रह हो, तो आपको उसको फेस करने की ताकत भी देते हैं। लेकिन अगर वहां सौम्य ग्रह हो वीनस, तो वीनस आपको थर्ड हाउस में हिम्मत नहीं देगा। 6th हाउस में वीनस बैठेगा तो आपको डायबिटीज होगी, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो, राइट? समझ रहे हो आप बात को? जी सर वो तो पता है सर, वो उसको सपोर्ट करेगा या फिर उसको वो करेगा? अगर 6वें स्थान में मंगल या केतु हो, या 8वें स्थान में, उस व्यक्ति के एक्सीडेंट तो हो ही सकते हैं, सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन सर्जरी फेस करने के लिए ताकत, करेज लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है सर, वो तो बहुत जरूरी है, करेज तो हर बस। चीज में काम आएगा। तो अगर 7th हाउस में केतु या मंगल हो, तो आपको करेज होगा वाइफ को फेस करने का, स्पाउस को फेस करने का, हस्बैंड को फेस करने का, झगड़े होंगे, ठीक है,
लेकिन वो करेज होता ही है ना, तो उसका आप नेगेटिव नहीं बोल नहीं है सकते हो सर। ना। सर केतु है ही नहीं सर, 7 में राहु है सर। एनीवे राहु भी तो मेलेफिक है ना। राहु झगड़े को और बढ़ा देगा, और पोस्टमार्टम करेंगे राहु दोनों आपस में मिलके कि तुम्हारा ये गलत है तो मेरा ये गलत है, मेरा ये गलत था तो तुम्हारा वो गलत था, तुम्हारा कम गलत है कि मेरा कम गलत है। और अगर केतु फर्स्ट हाउस में है तो इंसान ने लेट गो कर देना चाहिए, जिसके फर्स्ट सरेंडर हाउस में कर लेट देना, गो वाला होगा। सरेंडर कर दे मतलब। नहीं नहीं, लेट गो ठीक है, हो गई होगी गलती, माफ कीजिए भाई, चलो दूसरा काम करते हैं, खत्म हो गई। लाइटली लेकर के लेट गो करके आगे चलिए, और वही सही रहता है केतु फर्स्ट हाउस के इंसान के लिए। राहु फर्स्ट हाउस पकड़ के रखेगा, पोस्टमार्टम करके बढ़ाएगा, बाल की खाल निकालेगा, केतु लेट गो करेगा। जुपिटर और केतु जिसके भी एक साथ बैठे हों किसी स्थान पर, आप समझ लीजिए कि उसके कुंडली के उस स्थान का क्या हाल होने जाएगा, क्या हो जाएगा, आप समझ लीजिए। गुरु वैसे ही संत, साथ में केतु लेट गो, सेकंड हाउस में बैठ गया तो इंसान हो गया। तो ये तो सर सही बोला ऐसी सर ऐसी आपने। ऐसी एक कुंडली देखी थी सर मैंने, 5th हाउस में जुपिटर केतु है, ठीक है। अभी उनके साथ क्या हुआ, मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ। उनकी मैरिज हुई थी, और मैरिज मतलब 6 महीने के अंदर वापस डिवोर्स हो गया। लव मैरिज अरेंज थी? मैरिज। हाँ, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। लव मैरिज तो मतलब वो करने की हिम्मत ही नहीं ली है आज तक। ले लेते हाँ, तो अभी तक होता है ना, सेटल रहते। फिफ्थ हाउस में जुपिटर केतु था। हाँ हाँ हाँ। ओके, ओके। 5th हाउस में सर जुपिटर केतु साथ में कंजंक्शन बना के रखे हैं, और सेकंड हाउस में हम्म, मून। यानी बेनिफिट्स ऑफ मैरिज हम्म इज 11th हाउस फ्रॉम 7th हाउस, सातवें स्थान, यानी मैरिटल स्टेटस का जो है, शादीशुदा जिंदगी के जो बेनिफिट्स कह सकते हैं, लाभ या अच्छी जिंदगी, वो सातवें स्थान से 11वें स्थान से देखी जाती है। हम्म हार्मनी, घर के अंदर की एक्टिविटी 4th हाउस है, लेकिन उस एक्टिविटी का रिजल्ट जो है, आउटकम, जैसे आपके प्रोफेशन का आउटकम 10वें स्थान का आउटकम 11वां स्थान है, उसी तरह से यहाँ 7th हाउस से, सातवें स्थान से जो 10वां स्थान है, वो हो गई आपकी एक्टिविटी, घर के अंदर का वातावरण, और उसका रिजल्ट आउटपुट क्या है, 7th से, सातवें से 11वां, यानी आपके 5th कुंडली हाउस। का 5वां। तो तोड़ दिया, जुपिटर केतु साथ में। सर सर 12th हाउस में जुपिटर केतु साथ में हो तो क्या रिजल्ट मिलता है? सर आप मेरे बताइए, पास एक कुंडली थी। वो सर मेरे आदमी ज्यादातर एक धर्म कुंडली थी स्थानों पे, उसमें। धर्म स्थलों पर घूमता फिरेगा, सब पूरा दान धर्म में ही हो जाएगा पूरा। और अगर उसने इन्वेस्टमेंट की और छोड़ दिए पैसे मल्टीनेशनल कंपनी में या फॉरेन कंपनीज में, तो उसके धन लाभ की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, 5th में कुछ हो ही ना सर, कोई हो ही ना, फिर खाली हो तो। लिशा जी, आपकी आवाज कम आ रही है, बहुत ही कम आ रही है। सर मैं कह रही हूँ 5th में सर खाली हो सर, वो कुछ हो ही ना फिर। तो वहां पर जो राशि लॉर्ड है, उसके नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, वो एक्टिवेट करेगा 5th हाउस को। अगर वहां पर भी कोई ग्रह नहीं है तो कस्प लॉर्ड को ले लीजिए वहां के। और आप सभी से एक और निवेदन है, अगर किसी के पास एस्ट्रोसेज नहीं है, मोबाइल में या लैपटॉप में आप नहीं यूज कर रहे हो, तो केपीलॉजी नाम का एक फ्री सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिलता है विंडोज के लिए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे रजिस्टर भी कर सकते हैं। उसमें आपका नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे, आपको ओटीपी आएगा, वो नंबर आपका, वो जो सॉफ्टवेयर है आपका फ्री में एक्टिवेट भी हो जाएगा। पिलोजी। सर केपी लॉजी। केपीलॉजी, अच्छा। सर सर तो मैं आपके बोलूं। प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। सर मेरे पास एक कुंडली थी सीएल लग्न की। उसमें गुरु केतु 12वें में, गुरु उच्च का होके बैठा था, और उसके गुरु की दशा चली ना, तो डाइवोर्स करवा दिया। जब ही गोचर का शनि 7वें भाव में आया और गुरु की दशा चली उसकी, और उसमें शनि का अंतर था तभी। वो आदमी कहीं अटैच रह नहीं सकता,
अगर वो अपने स्पाउस की तरफ दुर्लक्ष्य करेगा तो खटपट होगी और वो डिवोर्स होना ही होना है। वो आदमी ने वनवास के लिए चले जाना चाहिए, या फिर यहाँ रह करके अगर पैसे सर कमाता है अभी उसने तो सेकंड मैरिज कर ली। वो पैसे या तो फॉरेन कंपनी से कमाएगा या फिर फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जहां का इन्वेस्ट करेगा वो उसमें भूल जाने चाहिए। अपने आप डबल नहीं 10 टाइम्स होके वापस आएंगे। सर अभी उसने वही गुरु की दशा में सेकंड शादी की है, गुरु कौन तो सी राशियां 12th लेकर हाउस के क्या चल रहा है? उसको ये लग्न में सर 5वीं और 8वीं राशि। नहीं, गुरु की दशा पहले में डाइवोर्स हुआ। कौन सा लग्न है ये बताएंगे? सिंह लग्न, सिंह लग्न। सिंह सिंह लग्न लग्न है, है, सिंह हाँ, में। ओके ओके ओके। तो चंद्र कहाँ बैठा है? 10वें स्थान पे, 10th और हाउस, केतु 10th हाउस। केतु कौन से राशि में? कर्क में 12वें स्थान में गुरु और 12वें केतु स्थान साथ में है। आप राशि चेक कीजिए जरा उसकी। कर्क, कर्क, केतु की कर्क में है, कर्क। चंद्र हाँ 10वें स्थान में है। जी सर, हाँ। ये आदमी के प्रोफेशन की क्या हालत है? प्रोफेशन में बहुत अच्छी है, गर्ल है, ये सीए है। चंद्र मंगल 10वें में। चंद्र मंगल 10वें में है। हम्म। गुरु कौन से नक्षत्र में है? सर मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था उसका, वैदिक के हिसाब से प्रेडिक्ट किया था, मैंने केपी नहीं खोला था उसका, तो मैंने तभी प्रेडिक्ट किया था वैदिक के हिसाब से कि उसका डाइवोर्स जो दिखाएगा वो पीरियड में, तो वो सही हुआ। तो लेकिन अभी गुरु बात तो हो गई गुरु है तो ना, पांचवी आठवीं मुझे याद है। गुरु तो पांचवा आठवां स्थान लेकर के चल रहा है आपके हिसाब से। जी सर, हाँ हाँ सर। तो 8 8 12 से संबंध आने के बाद में तो डिवोर्स तो संभव है ही है। हाँ सर। बहुत सिंपल है वो। जी सर। और 7th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं? 7th में कोई ग्रह नहीं है। शनि कहाँ पर है? शनि चौथे भाव में। आप वैदिक कुंडली बता रहे हो ना? जी सर, जी सर, हाँ। तो शनि चौथे भाव में, ठीक है, ओके। गुरु की महादशा थी और अंतरदशा किसकी थी? भुक्ति। सर उसकी अंतरदशा शनि में उसका डाइवोर्स हुआ था सर, और जब ये गोचर का शनि भी 7वें भाव में आ गया था, प्रवेश किया था। तभी लास्ट उसका, हाँ हाँ, तभी लास्ट उसका फाइल जो साइन हुआ था ना, लास्ट साइन तभी गोचर का शनि का शनि जब ये की कनेक्शन आया तभी 10वीं साइन हुआ। दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि नेटल शनि पर चौथे स्थान में पड़ रही थी, जी सर, हाँ। और उसको गोचर के शनि ने नेटल शनि को एक्टिवेट किया। कांतिलाल हाँ मुनोद सर। गुरुजी हमारे साथ वर्कशॉप में थे, उन्होंने आपको बताया था उस वर्कशॉप में अगर आप थे तो 4th हाउस मैरिज को डिनाई कर सकता है, नेगेट तो करता मैरिटल है। स्टेटस हाँ सर, वो हुआ था बराबर। हाँ सर, बराबर बिल्कुल, सर, वो जब भी बोला था तभी भी मेरे माइंड में डिनाई भी आया। कर सकता है, या फिर अगर शादी हुई हो तो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। जी सर, हाँ। सिंपल सा सैटर्न लॉजिक कहाँ है वो। बैठा कहाँ है सर इस चार्ट में जो ये मैडम बता रही हैं? सैटर्न 4th हाउस में बैठा है, गोचर दृष्टि शनि की 7वें स्थान से चौथे स्थान पे पड़ी थी। हाँ नहीं, शनि अच्छा की अंतरदशा थी। वैसे भी अगर देखें तो शनि 6th 7th और 4th ले रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, एक्टिवेशन की बात चल रही है, यहाँ टाइमिंग की बात चल रही है। जी। 10th 10वीं दृष्टि सीधा शनि की शनि पर पड़ी, एक्टिवेशन हो गया। आप अरुण जी उस वर्कशॉप में नहीं थे क्या जहां पर मुनोद साहब आए थे? नहीं था साहब कृष्णमूर्ति जी के सर। जो शिष्य थे शासने गुरु जी और हसबे गुरु जी, इनके सर। साथ में इन्होंने कई साल तक काम किया है, कई सारे शहरों और गांव में जाके इन्होंने वर्कशॉप आयोजित किए हैं। ये बहुत ही अनुभवी हैं, 80 85 प्लस होंगे उनकी उम्र। सर तो उन्होंने उस दिन ये सूत्र बताया था, और इस सूत्र के पीछे का लॉजिक हमने उस वर्कशॉप में
हमने जानकारी दी थी उस सूत्र के पीछे। जी। ठीक है, एनी अदर क्वेरीज, किसी का कोई सवाल? हाँ सर, वो वर्कशॉप में मैं भी थी, मैंने भी ये बात सुनी थी। राइट, हाँ थी मैं। ओके ओके, तो किसी का कोई सवाल? कोई नहीं, तो अब हमारी जो है अगली मुलाकात, अगला क्लास सोमवार को, व्हाट इज द डेट? आई थिंक इट इज 27 तारीख, 27 फरवरी को रात को Yes, sir. 9:15 बजे के आसपास अपनी मुलाकात होगी। अगले क्लास में हम पहले तो एक बार रिवीजन कर लेंगे पूरे कोर्स का, कुछ मिनटों के लिए, 5-15 मिनट के लिए। कोई क्वेरीज हो वो भी वहीं सॉल्व कर देंगे शॉर्ट में, और उसके बाद अपने प्रैक्टिस सेशंस की शुरुआत होगी। और हमारे साथ सीनियर लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, अरुण जी हैं, और भी कुछ लोग हैं, कुछ वैदिक के जानकार हैं, और बाकी सारे न्यू कमर भी, मतलब बिगिनर भी काफी सारे लोग हैं। तो बिगिनर्स ने तो बाद में कोशिश एक करनी है, लेकिन अपने जो सीनियर लोग हैं वो पहले कोशिश करें, ताकि ये जो बिगिनर है इनका हौसला बढ़ाया जा सके। और ये किस तरह से टाइमिंग ऑफ इवेंट को देखा जाता है या प्रेडिक्शन किस तरह से दी जाती है, इस चीज को समझने का, प्रैक्टिकल प्रोसीजर का इन्हें पूरा लाभ मिल सके, और ये आगे बढ़ करके हिम्मत जुटा करके बिना किसी डर के ये भी कोशिश कर सके, न सिर्फ अपने क्लास में बल्कि प्रैक्टिकल फील्ड में, जहां पर कि ये चार्ट लेकर के जिसकी समस्या है उससे एक हिम्मत से और बोल्डली बात कर सके, डिस्कस कर सके, और उस सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और ये हम सभी सीनियर लोगों का कर्तव्य है, अरुण जी हो, राकेश जी हो, और भी मेरे ख्याल से 1-2 लोगों को वैदिक का नॉलेज है। तो आप सभी से निवेदन है कि इसी तरह से हमारे जो बिगिनर्स हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें प्रमोट कीजिए, इनकरेज कीजिए, और हमारा भी वो कर्तव्य है, हम उसी में लगे ही हुए हैं। तो आप भी कृपया करके इस क्रिया में, इस कोशिश में, इस प्रयत्न में, इस प्रयास में हमारा साथ दीजिए। नहीं ठीक सर, है? मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ सर। मैं मतलब 10-20% ही नॉलेज है वैदिक की, मेरे को ज्यादा नहीं है सर। आई एम कोई नहीं, लेकिन हाँ, ये जो बाकी जो बच्चे हैं या बिगिनर्स है, इनसे तो ज्यादा आपको हाँ, नॉलेज है। हाँ। कोई नहीं, नहीं यहाँ तो तो इस तरह से जी बोलिए। नहीं यहाँ तो काफी है। जैसे ये मैडम जो है, भावना मैडम ऋषिराज पेरीवाल, आई थिंक श्वेता जी है, वो अपना एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करती है। एक डॉक्टर राज है जो 28 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। अरुण सर को काफी नॉलेज है, केपी की भी हाँ है ना, राज सैनी जी हैं, हाँ हाँ या तो और काफी ये लोग हैं यहाँ पे। पेरीवाल जी हाँ जो हैं, हाँ, ये मैडम सबसे ज्यादा ये एक्टिव है इस क्लास की। बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। ये हैं, हाँ श्वेता जी हैं एक्टिव, हाँ, श्वेता जी इंदौर में प्रैक्टिस करती है एस्ट्रोलॉजी की। सर बिल्कुल, मैंने अनिता तो जोशी केपी जी जीरो हैं। से चालू किया है, केपी नहीं, जीरो से केपी तो चालू। किया, पर वैदिक तो आपको नॉलेज है ना मैडम, वैदिक के तो आपको अच्छा ज्ञान है। तो आप लोग हमको थोड़ा सा समझा दें इन 2 दिनों में तो अच्छा रहेगा। नहीं, प्रैक्टिस में तो सभी ने एक साथ जुड़ना है, जिन्हें थोड़ी हाँ जानकारी है वो भी, और जिन्हें ज्यादा जानकारी है और वो भी, और वो जो बिगिनर है वो हमारे पीछे पीछे जुड़ेंगे, ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। तुरंत ठीक है हमारे पीछे। यस, हम सबको अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करना चाहिए। मेरा बस ये 2 दिन में एक बिल्कुल, ऐसा डिस्कशन ग्रुप बना लेते हैं, जिसको जो नॉलेज है वो एक दूसरे को शेयर करके अपनी नॉलेज को एनहांस भी करेंगे और दूसरे की नॉलेज को ग्रहण भी करेंगे। डेफिनेटली एक तरह से ये 5 दिन बाद हमारी कोर्स खत्म नहीं होगी, कोर्स शुरू होने हाँ, वाली है, क्योंकि ठीक जो बात हम है जो सर। डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे उसमें काफी हाँ सारा नॉलेज, हम सभी का एक पूल बनेगा, हाँ डिस्कशन जी, होगी, और उसका लाभ सभी को प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है सर। राइट? उसमें हाँ सर सर, वो सर जी, उसमें वो जैसे मैडम ने अभी चार्ट बताया, इस तरह के चार्ट आपस में लोग शेयर कर सकते हैं, जिसमें वो कुछ टाइमिंग वगैरह लिख के दें तो प्रैक्टिस हो सके, जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल उसमें बिल्कुल, मैग्नीट्यूड वो देखना। हमारे प्रैक्टिस सेशन है ही उसी के लिए। नहीं, ये अभी ठीक जैसे है, हमने मतलब एक चार्ट जो है ग्रुप में शेयर की है,
उसका टाइमिंग दिया है, चार्ट का फोटो दिया है। अभी हमने वो लगाया था स्टार्ट में चार्ट यहाँ पर, ताकि सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले सके, अपने आप एनालिसिस कर सके। उस चार्ट पर तो डिस्कशन होगी, ये जो चार्ट ले आएंगे उस पर भी डिस्कशन होगी, जी सर। राइट। ठीक तो है। फिर आने वाले सोमवार को यानी 27 फरवरी को रात को 9:15 बजे अपनी मुलाकात होगी। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इस ज्योतिष शास्त्र के साथ हम ज्यादा से ज्यादा न्याय करने की कोशिश कर सकें। जो कुछ इसका एक लेवल था उससे दोबारा हम एक उसी लेवल पर पहुंचा करके अपने भारत को एक तरह से हर माध्यम से तो कोशिश करनी है, लेकिन इस माध्यम से ज्योतिष के माध्यम से भी हमें कोशिश करनी है कि अपना भारत फिर से दोबारा एक विश्व भारती करके मान्यता प्राप्त हो जाए पूरे विश्व में। तो इसी तरह से आप लोग हमारे प्रयासों में हमें मदद करते रहें, इतनी ही आपसे अपना निवेदन है। और आप सभी से एक उम्मीद है, निवेदन भी है, और आप सभी का जो अभी तक सहकार्य मिला उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, सर। प्रणाम प्रणाम। जय श्री श्याम, जय श्री प्रणाम राम। प्रणाम।